तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लीगलाइजेशन सर में। सो फ्रेंड, आज के सेशन में बात करने वाले हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ठीक है ना। परक्राम लिखित अधिनियम जो 1881 है, उसमें चैप्टर 2 में सेक्शन 11 से लेकर सेक्शन 19 तक में जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस होंगे उनको हम आज के सेशन में कवर करने वाले हैं। इससे पहले के प्रोविजंस हम कवर कर चुके हैं, ठीक है ना। इसके पहले वाले निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के लेक्चर में हमने देखा था होल्डर और होल्डर एंड ड्यू कोर्स में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। होल्डर एंड ड्यू कोर्स कौन होता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो यदि आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल पे जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं सेक्शन 11, ठीक है ना। धारा 11 क्या बात करती है, अंतर्देशीय लिखत के बारे में। अब जो लिखत होती है, ठीक है ना, लिखत इसमें 3 प्रकार की शामिल की गई है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। कौन कौन सी? पहला तो वचन पत्र है, और दूसरा आपका विनिमय पत्र, और तीसरा आपका चेक, ठीक है ना, जो सेक्शन 4, 5 एंड 6 में बताया गया है, जिसको हमने डिटेल में देखा था, ठीक है ना, इसकी डेफिनेशन। तब यहाँ पे क्या है, जो लिखत है अब 2 प्रकार की होती है। या तो देशी लिखत होगी, ठीक है ना, अंतर्देशीय अर्थात जो भारत के अंदर लिखी गई हो, भारत के अंदर दे हो। और दूसरी लिखत ऐसी होती है जो विदेशी लिखत अर्थात फॉरेन जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे जो सेक्शन 11 बात करता है वो अंतर्देशीय लिखत अर्थात इनलैंड इंस्ट्रूमेंट जो भारत के अंदर लिखा गया है उसके बारे में बात करता है। तो भारत में लिखित या रचित, ठीक है ना, तो जो ऐसा लिखत जो भारत में लिखा गया हो और भारत में उसको ड्रॉ किया गया हो, ठीक है ना, और भारत में देय किया गया, अर्थात कि इसका जो पेमेंट किया जाना है वो भारत के अंदर ही किया जाना है। या फिर भारत के निवासी किसी व्यक्ति पर लिखित वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक अंतर्देशीय लिखत समझा जाएगा, ठीक है ना। तब यहाँ पे जो अंतर्देशीय लिखत का मतलब क्या है कि कोई ऐसा लिखत है जो भारत में लिखा गया हो या ड्रॉ किया गया हो, ठीक है ना, और जिसका पेमेंट भारत में किया जाना है। या फिर कोई भारत का ऐसा निवासी है जो नागरिक है जिसको क्या किया गया है, वह लिखत पत्र अर्थात जो वचन पत्र है, विनिमय पत्र, चेक लिखा गया है, वो क्या कहलाता है, अंतर्देशीय लिखत कहलाता है वो, ठीक है ना। तो इसका पूरा मतलब क्या है कि भारत के अंदर ही लिखा गया है, ये ड्रॉ किया गया है, और भारत के किसी निवासी को ही दे है ये, ठीक है ना, भारत के अंदर पेमेंट किया जाना है। ये कहलाता है आपका अंतर्देशीय लिखत, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। अब बात करें विदेशी लिखत की, जो धारा 12 में बताया गया, ठीक है ना, सेक्शन 12 में बताया गया है विदेशी लिखत के बारे में, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। तो ऐसी कोई लिखत जो ऐसे लिखत रचित नहीं है विदेशी लिखत समझिएगा, अर्थात जैसे यहाँ पे बताया गया था अंतर्देशीय लिखत में वो भारत के अंदर लिखा गया है, रचित है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, विदेशी का मतलब क्या है कि जो भारत के बाहर लिखा गया हो, ठीक है ना, भारत के बाहर पेमेंट किया जाना है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये विदेशी लिखत कहलाती है, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट कहलाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये अंतर्देशीय लिखत और विदेशी लिखत समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं धारा 13 में, ठीक है ना, सेक्शन 13 क्या बात करता है, परक्राम में लिखत। परक्राम का मतलब क्या होता है, निगोशिएट करना अर्थात अंतरित करना। एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना, जो बनाया गया है किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर करना, वो क्या कहलाता है, निगोशिएट करना कहलाता है, ठीक है ना, परिक्राम में करना कहलाता है। और लिखत क्या हो गया, लिखत के अंदर 3 चीज़ें मैंने बताई है कि जो चेक है, विनिमय पत्र है और वचन पत्र है, तीनों चीज़ें किस में आती है, लिखत में आती है। ये कहलाता है कि परिक्राम में लिखत अर्थात जो इंस्ट्रूमेंट तैयार किया गया है उसको अंतरित करना, ये परिक्राम में लिखत कहलाता है, ठीक है। जो हमने इंट्रोडक्शन जब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे वहाँ पे हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 14 यहाँ पे क्या बताया गया है, परक्रामण। परक्रामण का मतलब क्या होता है, परक्रामण को इंग्लिश में कहते हैं निगोशिएशन, ठीक है ना। जैसे कि आपने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, मान लीजिए चेक बनाया, ठीक है, और चेक बना के किसी अन्य व्यक्ति को क्या कर दिया, दे दिया, वो क्या कहलाया, वो होल्डर कहलाता है। तो किसी व्यक्ति को होल्डर बनाने के लिए जब कोई इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो क्या कहलाता है, वो कि वह परक्रामित कर दी गई अर्थात परक्रामण कहला गया। तो यहाँ पे क्या है, निगोशिएशन हो गया। जबकि वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक किसी व्यक्ति को ऐसे अंतरित कर दिया जाता है कि वह व्यक्ति उसका धारक बन जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे होल्डर बनाने के लिए, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट जैसे वचन पत्र है, प्रोमिसरी नोट है, और आप क्या कर रहे हैं कि बी नाम के व्यक्ति को उस इंस्ट्रूमेंट को दे रहे हैं, किस लिए, होल्डर बनाने के लिए, ताकि ये होल्डर बन जाए और इसको पेमेंट किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यह माना जाए कि वो लिखत जो है परिक्रामित कर दी गई है, तो यहाँ पर यह परिक्रामण कहलाता है। तो यही सेक्शन 14 बात करता है। उसके बाद
सेक्शन 15 क्या बात करता है? पृष्ठांकन। पृष्ठांकन क्या होता है? जबकि परक्राम लिखत का रचयिता या धारक इसे रचयिता के रूप में हस्ताक्षर करने से अन्यथा, ठीक है ना, मान लीजिए जो इंस्ट्रूमेंट बना रहा है, ठीक है ना, जो जैसे प्रोमिसरी नोट है, तो वो बना रहा है तो वो हस्ताक्षर भी करेगा, तो यहाँ पर उसको पृष्ठांकन नहीं बोला जाएगा, ठीक है ना। जैसे इसने प्रोमिसरी नोट बना के दिया किसको? बी को, ठीक है ना, इसको पेमेंट करना है किसके द्वारा? बी के द्वारा। तब यहाँ पे क्या है कि जब बी क्या करेगा? किसी तीसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर, मान लीजिए सी को ट्रांसफ़र करता है, होल्डर बना देता है, और बी क्या करता है? उस प्रोमिसरी नोट पे उस हस्ताक्षर करता है कि जो सी है उसको पेमेंट कर दिया जाए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे होल्डर कौन हो गया? सी हो गया। तो यहाँ पे बी क्या करता है? उस हस्ताक्षर करके सी को डायरेक्शन देता है। तो यहाँ पे क्या है? पृष्ठांकित कहलाता है वो, ठीक है ना। जो हस्ताक्षर किया जा रहा है तो क्या कहलाएगा? पृष्ठांकित। लेकिन जब इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है उस टाइम पे जो हस्ताक्षर किया जाता है धारक के द्वारा, ठीक है ना, ये रचयिता के द्वारा, तो वहाँ पर उसको पृष्ठांकन नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे बी ने क्या किया था? ट्रांसफ़र किया किसको? सी को। तो यहाँ पे बी कौन माना जाएगा? इंडोर्सर, अर्थात पृष्ठांकक बोला जाता है। और इंडोर्सी किसको बोला जाता है? सी को बोला जाएगा, क्योंकि जो होल्डर है अब कौन? सी बन गया है। पहले बी था बट यहाँ पे होल्डर अब उस इंस्ट्रूमेंट का कौन बन गया? सी बन गया है। तो यहाँ पे ये पृष्ठांकित कहलाता है, ठीक है ना, अर्थात इंडोर्सी कहलाता है। तो यहाँ पे बी कौन कहलाएगा? इंडोर्सर। और बाकी जो जैसे ए ने क्या किया था? इसको दिया था पहले, ठीक है ना, ए ने क्या किया था? ड्रॉ किया था उस इंस्ट्रूमेंट को, तो ये क्या कहलाता है? ये ड्रॉई कहलाता है। तो ये है आपका सारा चीज़, ठीक है ना। तो पृष्ठांकन आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर क्या है कि परिक्रामण के प्रयोजन के लिए उसके पृष्ठ, ठीक है ना, परिक्रामण अर्थात उसको ट्रांसफ़र करने का, अंतरित करने के प्रयोजन से, ठीक है ना, तो उसको पृष्ठ पर अर्थात जो इंस्ट्रूमेंट बनाया गया था उसके पृष्ठ पर या मुख्य भाग पर हस्ताक्षर करता है। कौन? जो दूसरा होल्डर था। जैसे ए ने किया था? बी को दिया था ना, ई को डायरेक्ट ट्रांसफ़र करना था, ए ड्रॉई था। अब यहाँ पे क्या ड्रॉयर ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि बी ने क्या किया था? सी को ट्रांसफ़र किया था। तब यहाँ पे बी क्या करेगा? उसके मुख्य पृष्ठ पर, ठीक है ना, जो पृष्ठ है उस इंस्ट्रूमेंट का या फिर जो मुख्य भाग है उस इंस्ट्रूमेंट का, उस पर बी क्या करेगा? हस्ताक्षर करेगा। तो यह क्या कहलाता है? पृष्ठांकित करना कहलाता है। और बी कौन? पृष्ठांकक कहलाएगा, और सी पृष्ठांकित अर्थात इंडोर्सर और इंडोर्सी। उसके बाद सेक्शन 16 क्या बात करता है? निरंक पृष्ठांकन और पूर्ण पृष्ठांकन, ठीक है ना। तो निरंक पृष्ठांकन, पूर्ण पृष्ठांकन और पृष्ठांकिती। अब ये कौन होता है? जैसे अभी हमने पृष्ठांकक पढ़ा है, अब पृष्ठांकिती कौन होता है कि यदि पृष्ठांकक केवल अपना नाम हस्ताक्षरित करता है तो पृष्ठांकक निरंक कहलाता है, ठीक है ना। जब मान लीजिए जैसे बी ने क्या किया था, हमने अभी जो एग्जाम्पल पढ़ा था उसने क्या किया था? सी को निगोशिएट किया था होल्डर बनाने के, उसको दे दिया था। अब यहाँ पे क्या है कि जो बी दिया था, अब यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट देता है उसमें सिर्फ हस्ताक्षर करता है उस इंस्ट्रूमेंट में, तो सिर्फ ये क्या कहलाएगा कि उसने जो इंस्ट्रूमेंट है वो निरंक है। अब यहाँ पे यदि वह लिखित वर्णित रकम विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति को या उसके आदेशों से संदर्भ करने का निर्देश जोड़ देता है, अर्थात बी ये डायरेक्शन भी लिख देता है कि किसी अन्य व्यक्ति को जो भी पैसे हैं उसको ट्रांसफ़र किया जाए, ठीक है ना, आदेशानुसार उसको पेमेंट किया जाए, तब यहाँ पे क्या कहलाता है? पृष्ठांकन पूर्ण पृष्ठांकन कहलाता है। और ऐसा व्यक्ति लिखत का पृष्ठांकित कहलाता है, अर्थात जिसने ऐसा लिखा है, डायरेक्शन दिया है, वो कौन कहलाएगा? पृष्ठांकित, अर्थात इसमें बी क्या कहलाएगा? पृष्ठांकित कहलाता है। तो ये दोनों के बीच के हो गए। अब यहाँ पे बी के पास कहाँ से आया था? ए ने दिया था, अर्थात ए ने ड्रॉ किया था उस इंस्ट्रूमेंट को और बी को ट्रांसफ़र किया था, ठीक है। तो मेन ड्रॉई कौन हो गया? ए हो गया। अब पृष्ठांकित कौन हो गया? बी हो गया, ठीक है ना। तो ये है आपका। अब उसके बाद आता है सेक्शन 17। अब यहाँ पे क्या है? एक संदिग्धार्थी लिखत, जहाँ की लिखत का अर्थ वचन पत्र या विनिमय पत्र दोनों से लगाया जा सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट तैयार किया गया है, ठीक है ना, अब उस पर यह नहीं समझ में आ रहा है कि वो वचन पत्र है कि विनिमय पत्र है। अब वहाँ पर जो होल्डर है तो अपने निर्वाचन द्वारा उसको दोनों में से किसी के रूप में भी मान सकता है कि हाँ, अगर वो चाहता है जो होल्डर है कि वो विनिमय पत्र है तो उसको विनिमय पत्र मान सकता है, अगर प्रोमिसरी नोट मानता है तो उसको प्रोमिसरी नोट मान सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसके ऊपर डिपेंड करता है कौन, किस होल्डर के ऊपर को वो डिसाइड कर सकता है कि वो कौन सा विनिमय पत्र है, अर्थात कौन सा ऐसा लिखत है, विनिमय पत्र है या वचन पत्र है।
लेकिन किस कंडीशन में, जब यह डाउट हो कि वह विनिमय पत्र है या वचन पत्र, ठीक है ना, तभी यहाँ पे होल्डर क्या कर सकता है, निर्वाचन कर सकता है। उसके बाद सेक्शन 18 क्या बात करता है कि जहाँ की रकम अंकों और शब्दों से भिन्नता कथित है, ठीक है ना। अब मान लीजिए एक चेक बनाया गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो अंकों में जो राशि लिखी गई है और शब्दों में राशि लिखी गई है वो अलग अलग है, तो वहाँ पर किस रकम का पेमेंट किया जाएगा बैंक के द्वारा। तो यहाँ पे कि यदि वह रकम जिसके संदत्त किए जाने का वचन या आदेश दिया गया है, ठीक है ना, तो मान लीजिए ए ने चेक दिया है किसको, बी को, तब यहाँ पे ए ने डायरेक्शन दिया होगा कि जो भी इसमें रकम लिखी है उसको बी को पेमेंट कर दी जाए। अब यहाँ पे क्या है, जो रकम लिखी है उसमें अंकों में और शब्दों में वो अलग अलग है, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, जो रकम शब्दों में लिखी गई है उसी को पेमेंट किया जाएगा बैंक के द्वारा, ठीक है ना। यदि अंकों में मान लीजिए 5,000 लिख गया है, ठीक है, और शब्दों में 6,000 लिख गया है गलती से, तो वो 6,000 ही पेमेंट करेगा। अगर कम है 4,000 है तो इसको 4,000 ही पेमेंट करेगा, लेकिन जो शब्दों में लिखा गया है उसी को पेमेंट किया जाएगा बैंक के द्वारा, ठीक है ना। बैंक के द्वारा क्या मान लिया जाता है कि जो शब्दों में लिखा गया है उसी का आदेश दिया गया है पेमेंट करने के लिए। तो ये बताता है आपका सेक्शन 18, जब डाउट हो बैंकों की अंकों शब्दों में क्या क्या लिखा गया, ठीक है ना, अलग अलग जब लिखा जाता है तब उसका यहाँ पे क्या किया जाता है, जो शब्दों में लिखा गया है उसी को पेमेंट किया जाएगा बैंक के द्वारा। अब यहाँ पे क्या है कि धारा 19, मांग पर देय लिखत, वह वचन पत्र है विनिमय पत्र जिसमें संदाय को कोई समय विनिर्दिष्ट नहीं है और चेक मांग पर देय होगा, ठीक है ना। चेक तो ऑलवेज ऑन डिमांड होता है, ठीक है ना। जब डिमांड किया जाएगा पैसे की तब बैंक उसको क्या करेगा, पेमेंट कर देगा, लेकिन जो डेट है उसके उसी पे करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि जो वचन पत्र है ये विनिमय पत्र है, मेन यहाँ पे इसी के बारे में बताया गया है कि जो प्रोमिसरी नोट है और जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसमें पेमेंट करने की कोई ऐसी समय निर्धारित नहीं की गई है। तो वहाँ पर क्या है कि वो ऑन डिमांड भी हो सकता है कि कभी भी मांग पर उसको पेमेंट करने के लिए बोला जा सकता है, ठीक है ना। जब उसको चाहिए पैसे तब वो क्या कर सकता है और डिमांड कर सकता है कि मुझे इस जो भी रकम लिखी है वो पूरे पेमेंट चाहिए, ठीक है ना। यदि ऐसा कोई समय निर्धारित नहीं है तब। और बाकी चेक की बात करें तो चेक क्या है, ऑलवेज ऑन डिमांड होता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और यदि आपको समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।